गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर पढ़े थे और जीडीपी, जीएनपी ये वाले चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे जो बैंकिंग सेक्टर है हमारे यहाँ पे, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है। देखिए, आप सभी लोग बैंक जाते हैं, बैंक में देखे होंगे सबने, जिसे आधुनिक बैंक प्रणाली कहते हैं। देखिए, यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले आधुनिक बैंक प्रणाली नहीं था। उस समय क्या था, साहूकार, महाजन या जो अमीर व्यक्ति होते थे वो क्या है, दूसरे को ब्याज पर पैसा देते थे। मतलब एक संस्था नहीं था बल्कि व्यक्तिगत चीज था। अंग्रेज जब आए तो उनको बहुत सारे डेवलपमेंट काम करना था। डेवलपमेंट मतलब खुद के डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए नहीं। खुद के डेवलपमेंट मतलब कैसे, व्यापार करने के लिए। देखिए, व्यापार तभी हो सकता है ना जब किसी व्यापारी को कहीं से लोन मिले, यानी पूंजी मिले। क्योंकि कोई भी व्यापारी के पास प्रारंभिक अवस्था में उतना पैसा नहीं होता या उतना करेंसी नहीं होता, उतना मनी नहीं होता, पूंजी नहीं होता कि वो पूरी तरह से व्यापार को अपने हाथ में ले ले। आप देखे होंगे हमारे देश में जितने भी व्यापारी है वो क्या है, बैंकों में बहुत ज्यादा लोन ले रखे हैं। क्यों ले रखा है? क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए क्या होता है, खुद के पास उतना पैसा नहीं होता जो बड़े प्रोजेक्ट को या कोई भी काम करने के लिए उसको चाहिए होता है। तो भारत में जो आधुनिक बैंक प्रणाली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का देन है या यूरोपियन देन मान के चलते हैं, तो इनका देन है। अब देखिए, बैंक होता क्या, पहले इसको जरा समझ लीजिएगा। ठीक है, बैंक एक वित्तीय संस्थान है। क्या संस्थान है? एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग या कोई संस्था अपने जो धन होता है या पैसा होता है, जो भी मान के चलिए पूंजी होता है, उसको डिपॉजिट भी कर सकता है और उसको क्या है, विड्रॉ भी कर सकता है। ये पहले के परिभाषा है बैंक है। लेकिन आजकल क्या है, बैंक के साथ और थोड़ा सा चीज जुड़ गया है। आजकल में तो बैंक के साथ देखिए क्या होता है, लॉकर सिस्टम आप लोगों को देता है या हम लोगों को देता है। उसके बाद एटीएम कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, और बहुत सारे क्या है, गोल्ड लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी चीज क्या बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आजकल बैंक क्या है, केवल डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए ही नहीं है, बल्कि क्या है, उसके साथ साथ अन्य अदर जो एक्टिविटीज भी क्या है आजकल बैंक करने लगे। जानते हैं, लॉकर सिस्टम होता है, गोल्ड जमा कर सकते हैं, गोल्ड या आपके घर के कोई कागज अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो लॉकर में रख सकते हैं, या गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के क्या होता है कार्ड आपको क्या होता है कि हमको क्या है प्रोवाइड किया जाता है। तो आजकल जो बैंक है, बैंक का जो दायरा है बहुत बढ़ चुका है। और आप लोगों को जानकारी और होनी चाहिए क्योंकि आजकल के एक नया तरह का बैंक बना हुआ है जिसको लियो बैंक कहते हैं, नियो बैंक कहते हैं। नियो क्या कहते हैं? नियो बैंक। ठीक है, आजकल एक नया तरह का बैंक बना है जिसे हम क्या कहते हैं, आजकल एक नया तरीका का बैंक बने हैं जिसको हम नियो बैंक कहा जाता है। क्योंकि नियो बैंक का मतलब जानते हैं आप लोग? नियो बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जहां पर क्या होता है, कोई शाखाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती है? शाखाएं नहीं होती है, ब्रांचेज नहीं होती है। फिर भी क्या होता है वहां पे जो लोन की या बैंकिंग एक्टिविटीज ये सारी चीज होते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक नया टाइप के बैंक आया जिसको पेमेंट बैंक कहते हैं। क्या बैंक कहते हैं? पेमेंट बैंक कहते हैं। तो पेमेंट बैंक क्या होता है, इस तरह का क्या है, बैंक के अंतर्गत क्या होता है, शामिल किया जाता है। किसको कहते हैं? पेमेंट बैंक।
जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुने होंगे या पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम सुने होंगे। तो ये पेमेंट बैंक के लिए क्या कोई ब्रांचेस नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है, इसके लिए कोई ब्रांचेस नहीं होता। ध्यान देखिएगा, देखिएगा आजकल क्या है, एक तरह का बैंक शुरू हुआ जिसको नियो बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक? नियो बैंक। उसको इंग्लिश में लिखते हैं नियो बैंक। ये बैंक क्या होता है, इसमें कोई क्या है ब्रांच यानी शाखा नहीं होते, इनके कोई ब्रांच नहीं होते, हेडक्वार्टर नहीं होते, बल्कि क्या होता है इसमें डिजिटल तरह के क्या होता है हम लेन देन कर सकते हैं। तो ये भी सिस्टम आ चुका है। तो परंपरागत बैंक तो है ही है, उसके साथ क्या है ये नियो बैंक शुरू हुआ है, जिसमें क्या होता है कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं, फिर भी हम क्या होता है उसके माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या होता है, एक वित्तीय संस्थान होता है जहां पे डिपॉजिट और विड्रॉ की जाती है, साथ साथ क्या अदर एक्टिविटीज भी की जाती है, यानी अदर एक्टिविटी अन्य गतिविधियां भी वहां पे संपन्न होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड लोन हो गया, उसके बाद क्या होता है लॉकआउट सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज क्या होगा, वो सारे सिस्टम क्या होता है यहाँ पे दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, तो ध्यान दीजिएगा आजकल क्या है नियो बैंक आ गया, तो नियो बैंक के माध्यम से भी क्या होता है लेन देन की जाती है। तो बैंक समझ में आ गया क्या वित्तीय संस्था होता है। अब देखिए हिस्ट्री देख लेते हैं हमारे देशों में बैंक की हिस्ट्री। देखिए भारत में यूरोपियन कंपनी द्वारा सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। कौन सी बैंक की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में खोला गया था, उसमें इसको कलकत्ता कहते थे, आजकल कोलकाता हो गया। तो ये कहाँ पे खोला गया था? कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता उस समय क्या था अंग्रेजों का राजधानी हुआ करता था। इसलिए क्या है भारत का पहला जो बैंक है उसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। क्या कहता है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो दूसरा बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता, क्या है इसका दूसरा बैंक है। ठीक है, दूसरा बैंक कौन सा बना? बैंक ऑफ आपका हिंदुस्तान बना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता बना पहला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान दूसरा बैंक ऑफ कलकत्ता। तो पहला बैंक इसको मानिएगा और दूसरा बैंक ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे अंग्रेजों का भारत में व्यापार बढ़ने लगा तो अंग्रेजी व्यापारियों को क्या है ज्यादा फाइनेंस की आवश्यकता होने लगी। तो ज्यादा फाइनेंस होने लगे तो आपको बताना कि उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी था। एक था कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, एक मद्रास प्रेसिडेंसी था और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी में 3 बैंक खोला गया था, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ क्या बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को खोला गया था और उनको क्या प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। उनको क्या बैंक कहा गया? प्रेसिडेंसी बैंक। अब देखिए यही जो प्रेसिडेंसी बैंक है, ठीक है, यही जो प्रेसिडेंसी बैंक है ना, इन प्रेसिडेंसी बैंक को 1921 में क्या है एक कर दिया गया, और एक करके इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल बैंक कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यही प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदल के इंपीरियल बैंक कर दिया। और यही जो इंपीरियल बैंक है ये 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इस समय जो आप एसबीआई जिसे कहते हैं ना, भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक क्या है, यही इंपीरियल बैंक का क्या राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद क्या बना? एसबीआई बना। कब बना? 1955 में बना। 1955 में क्या बना? एसबीआई बना। तो ध्यान दीजिएगा 3 बैंक बना था अलग अलग प्रांतों में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाना था। और इन प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में
इसको एक साथ विलय कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया, और उसका नया नाम रख दिया गया, इंपीरियल बैंक रख दिया गया। और यही जो इंपीरियल बैंक है, उनको 1955 में इनका नेशनलाइज किया गया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, और राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो आजकल आप देखते हैं भारत में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप हर जगह ब्रांचेस देखते हैं ना, उसका मेन बैंक क्या था? इंपीरियल बैंक। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत में आजादी से पहले जितने भी सरकारी बैंक के रूप में जो काम करते ना, वो इंपीरियल बैंक काम करते, क्योंकि एज जो जिसको आप आरबीआई कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वो बाद में बना है। और पहले क्या था? रिजर्व बैंक एक निजी बैंक था, और जो इंपीरियल बैंक था ना, ये क्या था? गवर्नमेंट के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनके शेयर इसमें लगे हुए थे। शेयर मतलब हिस्सा उसमें लगे हुए थे, ध्यान दीजिएगा। तो इंपीरियल बैंक 1955 में क्या बना? एसबीआई। और 1921 में जो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक है, वो बन के क्या बना? इंपीरियल बैंक बना। ठीक है, इंपीरियल बैंक बना, इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिएगा, देखिए भारत के जो लोग हैं, उनके स्वामित्व में, यानी उसके उनके हिस्सेदारी में बनने वाला जो पहला बैंक है ना, वो बैंक ऑफ इलाहाबाद है। यानी 1865 में 1865 में भारतीय हिस्सेदारी स्वामित्व में बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक क्या है? भारतीयों का हिस्सेदारी उसमें था। देख एक बात ध्यान दीजिएगा, इस समय क्या था? भारतीयों का केवल इसमें हिस्सेदारी की बात की जा रही है। देखिए दो चीज होता है बैंक में, एक होता है हिस्सेदारी और एक होता है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी मतलब प्रशासन देखना, यानी बैंक का जो प्रशासनिक जो कार्य होता है उसको देखना, उसको कहते हैं गवर्निंग बॉडी कहते हैं। और जो बैंक का जो पैसा जिसमें लगा होता है, उसको हिस्सेदारी या शेयर कहा जाता है, या स्वामित्व कहा जाता है। तो भारत के स्वामित्व में बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? आपका इलाहाबाद बैंक। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक बनता है। कौन सा बैंक बनता है? पंजाब नेशनल बैंक बनता है। और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, ये लाला लाजपत राय के क्या है? निर्देश में बनाया गया था। और ये भारत का पहला बैंक है जिसका स्वामित्व भी भारतीयों के पास था, और इसका प्रशासनिक अधिकार भी क्या है? भारतीयों के पास। ध्यान दीजिएगा, देखिए इलाहाबाद वाले में केवल स्वामित्व था, और इसमें स्वामित्व भी है, और उसके साथ साथ क्या? प्रशासनिक अधिकार भी क्या है? भारतीयों के पास था। यानी आपसे अगर कहा जाए कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा बनाया गया कौन सा बैंक है, तो पूर्णतः भारतीयों द्वारा बनाया गया बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का पहले हेडक्वार्टर क्या था? लाहौर था, वर्तमान में नई दिल्ली है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? लाहौर था, और वर्तमान में कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या है? पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया। देखिए इसमें क्या होता कि पंजाब में बहुत ज्यादा लूटपाट पहले होते थे, तो वहां के लोगों ने लाला जी के नेतृत्व में बोला कि हमें एक ऐसा बैंक बना दो जो हमारे जो संपत्ति है उसका सुरक्षा हो जाए, उसी के कारण क्या को ये बनाया गया था। दूसरा बैंक देखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया। ये 1900 क्या है? 6 में बना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला बैंक जिसका ब्रांच विदेशों में खोला गया था, यानी बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है जिनका ब्रांच कहाँ खोला गया था, इनका शाखा कहाँ खोला गया था? विदेश में खोला गया था। उस समय इनका शाखा खोला गया था लंदन में। कहाँ पे खोला गया था? लंदन में। ध्यान दें, तो लंदन में खोलने वाला या विदेशों में सबसे पहले किसी का ब्रांच अगर खुला था तो वह है बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया इसको खोला गया। अब देखिए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। किसकी बैंक की स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, हाँ जी। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइज हुआ, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। पहले क्या था आपको पता कि भारतीय रिजर्व बैंक पहले क्या था? एक प्राइवेट बैंक था। क्या बैंक था? प्राइवेट बैंक था। बाद में इसका क्या है? नेशनलाइज हुआ। ठीक है, आपको पता है 55 में क्या बना? इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, 69 में भारत में 14 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का क्या है? राष्ट्रीयकरण हुआ।
और 74 में क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की बात की गई, जिसको आरआरबी कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसे कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक जिसे कहा जाता है। तो ये क्या है, 1974 में इसको बनाने की बात की गई थी, और 75 में क्या होता है, इसका गठन किया गया था। तो 1975 में क्या है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसका स्थापना की गई थी। आप लोग देखे होंगे उत्तराखंड में बहुत सारे क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसका अलग से पेपर वगैरह भी होता है। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निर्माण कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1980 में हुआ। दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ है, 1980 के की गई थी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या था, देखिए आपको बताया था ना कि 3 सेक्टर होता है इकोनॉमी के, कितने सेक्टर होते हैं, 3, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक क्या है, टर्सरी। और आपको पता है कि प्राइमरी में कृषि वगैरह वगैरह आते हैं, पशुपालन। तो ये जो 1980 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, तो बताया गया था कि 40% बैंक जो लोन देते हैं उनका 40% क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में देना होगा। तो ये ऐसे क्यों किया गया था, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, मतलब समझिएगा। देखिए पहले जितने भी बैंक था ना, सब निजी बैंक था। मतलब उद्योगपति लोग या व्यापारी लोग अपने पैसा इकट्ठा किया और बैंक बना दिया, तो उसको क्या कहेंगे, निजी बैंक कहा जाएगा। अब देखिए, जो निजी बैंक होता है ना, वो मुनाफा चाहता है, उसको क्या है, लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे जियो है, एयरटेल है, इससे लोगों की सेवा से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले इनको, मुनाफा मिले। ज्यादा ज्यादा क्या मिले इनको, मुनाफा मिले। तो पहले के जो बैंक थे, ये क्या है, शहरी क्षेत्रों में हुआ करता था, मतलब गांव में जाते ही नहीं थे। क्योंकि गांव में उस समय एक तो सुविधाओं की अभाव था, दूसरी बात है कस्टमर भी कम थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो बैंकों का जो कर्मचारी खर्च वगैरह था वो उसमें बनता नहीं था, उनको लाभ नहीं होता था। इसीलिए क्या है, ग्रामीण यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया, जिससे क्या था, इनका जो स्थापना की जाएगा वो ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा, इसलिए उनको किया गया था। अब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का भी उद्देश्य यही था, क्योंकि जो पहले के बैंक था तो निजी हाथों में था, वो किसानों को लोन नहीं दे रहे थे। आपको मालूम होगा कि जब हरित क्रांति आई है, तब 1966 में क्या है, हरित क्रांति आया। देखिए भारत में कब आया था, 1966 में क्या आया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया या हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आया, इंदिरा गांधी के समय पर बना। इनमें 3 चीजों पर बल दिया गया, उन्नत यानी उच्च क्वालिटी के बीज होना चाहिए, जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, बीज। तीसरी क्या है, सिंचाई के साधन होना चाहिए अच्छी, क्योंकि इन बीजों को क्या है, सिंचाई पानी की आवश्यकता है। और दूसरा का क्या है, रासायनिक उर्वरक। ये 3 चीज क्या था, इनका कंपलसरी था। आज भी देखिएगा जो हम लोग खेती करते हैं, इसमें ये 3 चीज चाहिए होता है। उच्च क्वालिटी, जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, और दूसरा इरिगेशन होना चाहिए, बिना इरिगेशन का कुछ नहीं होगा। और तीसरा है क्या, रासायनिक उर्वरक होना चाहिए, क्या है क्या, केमिकल फर्टिलाइज होना चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए। लेकिन किसानों के पास क्रय शक्ति इतना नहीं था कि किसान क्या करे, अपने बलबूते क्या है इन चीजों को खरीद पाए। तभी सरकार ने क्या है, इन जब इंदिरा गांधी की समय था, तो इंदिरा गांधी ने क्या है, पहले 1969 में क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उनको कंपलसरी कर दिया कि आपके जो बैंक है उसका 25% जो ब्रांचेस होगा वो गांव में होना चाहिए। कितने परसेंट ब्रांच गांव में होना चाहिए, 25% क्या है, ब्रांचेस क्या कहाँ होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। और लोन कितने परसेंट देना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर में 40% देना पड़ेगा, और जो बैंक नहीं देगा उनके लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए क्या था, अब ये बैंक को मजबूरी हो गया कि जब राष्ट्रीयकृत कर दिया तो इनको क्या है, गांव में ब्रांच खोलना पड़ा। अब ब्रांच खोलना पड़ा तो गांव के इनमें 40% जब टारगेट कर दिया, तो इनको देखिए क्या दिया गया, बीज खरीदने के लिए उनको लोन दिया गया। मशीन यानी पंपिंग सेट वगैरह या मोटर खरीदने के लिए, जो इरिगेशन के जो साधन होते हैं उसके लिए क्या है, इनको लोन दिया गया।
उर्वरक के लिए सरकार ने कुछ किया है सेपरेटली, या आप लोगों ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, आप लोग सुने होंगे ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है गांव में, उसके माध्यम से बीज जो खाद होता है, रासायनिक उर्वरक है, वो दिया गया। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति नहीं था होगा तो क्या होगा, लोगों को खाने का कहां से मिलेगा। तो ये क्या है, सरकार की एक स्टेप था, इसलिए बैंकों को क्या है गांव में पहुंचाने की काम किया गया। और सबसे ज्यादा जो बढ़िया काम किया है वो आरआरबी ने किया। आरआरबी का जो 100% जो ब्रांचेस है वो गांव में खोला गया है। लेकिन आरआरबी उतना सक्सेस नहीं हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण थे। एक तो क्या है, इनको जो फंडिंग होता है ना, वो फंडिंग एक जगह से नहीं होता आरआरबी को, इसलिए क्या होता है फंडिंग, लेकिन पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो फंडिंग नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आने लगती है। और दूसरी बात क्या, लोगों में जानकारी की अभाव था। आप लोग पहले जानते थे कि बैंक में अगर आपको अकाउंट खोलवाना होता है तो गांव या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उनमें से 2 लोगों को ग्रांटेड के रूप में ले जाना होता था। आप बताइए कौन ग्रांटेड लेके जाए। उसके बाद क्या है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, ये सारे बहुत सारे बहाना थे। तो बहुत सारे क्या है, इसलिए क्या था, लोग क्या है बैंकों की तरफ जाते ही नहीं थे। आप लोग जानते हैं जब पहली बार जब जनधन योजना आया है तब क्या है, ये सारे जो बंधन है बैंकों के ग्रांटेड लाना ये वगैरह जो चीज है, इसको समाप्त कर दिया गया। नहीं तो बैंक में पहले, आज भी देखेगा जो एसबीआई बैंक है उनमें जो वर्किंग जो स्टाइल है लोगों का, उनके जो कर्मचारी है उनमें उतना ज्यादा क्या है, लोगों से अच्छी तरह बिहेवियर अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। और आप जानते हैं कि वर्क कल्चर अच्छा नहीं होगा तो सरकार को घाटा करवाएगा करवाएगा। तो इसलिए क्या होगा, दिक्कत है। अगर एसबीआई का अगर वर्क कल्चर अगर बढ़िया और बढ़िया हो जाएगा तो एसबीआई और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। वहां पे आज भी देखिए लोग सोचते हैं कि सरकारी है जो भी है अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते, तो वो गलत चीज है। भाई आप भी कर्मचारी है तो कर्मचारी की तरह रहिए। चलिए, तो इसीलिए क्या है ये सारी चीज बनाया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, एक एएम खुसरो की अध्यक्षता में क्या है, पहली बार कृषि साख समीक्षा के अंतर्गत क्या है, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का क्या है, इनको प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दिया गया। आजकल आप लोग देखिए ना, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक, ये जो नामकरण किया गया ना, ये 89 के बाद किया गया। फिर नरसिम्हा समिति क्या बनाया है, ये बैंकिंग प्रणाली में निजी बैंकों के क्षेत्र में प्रवेश। देखिए 90 के बाद देखिए क्या हुआ था, समझ लीजिएगा। आप लोग को बता कि 1991 में भारत में क्या उदारीकरण आया जिसको एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी जो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लाया गया था, इनके कारण में मार्केट को ओपन कर दिया गया। तो उसमें बाद में क्या है, निजी बैंकों को भी क्या है बैंक खोलने का अनुमति प्रदान किया गया। आज देखिएगा एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब निजी बैंक है। पहले क्या था, नहीं था, पहले सरकारी बैंक था। तो इनको क्या बढ़ावा देने का काम क्या है, लोगों तक पहुंच। उसके बाद 1998 में जो नरसिम्हा है इसने निजी बैंकों में प्रवेश की क्या है सिफारिश की। और 1997 में केलकर समिति ने क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ना खोलने की सिफारिश की। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा था क्या, इसमें जो वित्तीय की दिक्कत है ना, इसमें जो वित्त है, वित्त का जो दिया जाता था, जो फाइनेंस की जाती थी, वो अलग अलग तरह से आते थे। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है ना, उसको आपको अलग अलग बैंक के बारे में बताऊंगा। उसमें बताऊंगा कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में इनमें 3 तरह से फाइनेंस आता था। एक तो जो प्रोमोटिंग होता था, एक तो केंद्र सरकार से आता था, एक क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे पैसा आता था इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक स्टेट गवर्नमेंट से इनको पैसा आता था। और एक आता था प्रोमोटिंग बैंक। प्रोमोटिंग बैंक जो बैंक उसको प्रोमोट करते थे, उस बैंक से उनको फंडिंग फंडिंग मिलता था। इसमें से उनको 50% फंडिंग मिलता था, इसमें 15% फंडिंग मिलता है, और इसमें क्या है 35% फंडिंग मिलता है। अब ये सरकार जो फंडिंग है ना, ये हमेशा समय से कभी देते नहीं है, क्योंकि कर्मचारी है वो लोग क्या आनाकानी कर ही देता है। तो जब फंडिंग नहीं होगा तो भाई जो ग्राहक है वो बैंक में कितने बार आए, तो एक बार 2 बार बोलेगा आज पैसा नहीं है, कल पैसा नहीं है, परसों पैसा नहीं है, परसों ये होगा वो होगा, तो फिर क्या बैंक धीरे धीरे खत्म हो गया। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या धीरे धीरे क्या है वो बढ़िया से चल नहीं पाया। जिस उद्देश्य से उसको लाया गया था ग्रामीण क्षेत्र को विकास, देखिए
मेन है गांव का अगर विकास नहीं होगा तो शहरों का विकास नहीं हो सकता, तो गांव से ही क्या है शहरों की तरफ क्या होता है, जो बेसिक नीड की आवश्यकता की जो वस्तु है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको वित्त पोषित करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोगों के पास उतना धन है नहीं अभी भी, तो उसको क्या लोन देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्या होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये भी क्या है एक हकीकत है। अब देखिए भारत में क्या है, कुछ बैंकिंग सेक्टर में जो पहली पहली बार कुछ हुआ है तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली पहली बार हुआ बैंकिंग सेक्टर में क्या है, जो पहली पहली बार हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला बैंक क्या बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये आपको बता दिया। पहला क्या है, भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है, अवध कमर्शियल बैंक। भारतीय पूंजी का पहला बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, जो आपको बता लगा चुका है। भारत का पहला विदेशी बैंक HSBC, इसको देखिए इसका पूरा नाम है हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कारपोरेशन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कारपोरेशन, इसका पूरा नाम है। ये क्या पहला विदेशी बैंक है। IOS प्रमाणित करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, कैनरा बैंक। भारत के बाहर सबसे पहले ब्रांच खोला था, अभी आपको बताया इंडिया बैंक ऑफ इंडिया ने खोला था। ATM शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, यही हांगकांग शंघाई बैंक है। भारत का पहला ATM शुरू इसी बैंक ने किया है, ध्यान दीजिएगा। जो पहली बार कहा थे मुंबई में शुरू किया गया। सख्त स्टॉक वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक। पहला यूनिवर्सल बैंक ICICI बैंक, कौन सा बैंक, ICICI बैंक। बचत खाता खाता शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, प्रेसिडेंसी बैंक। उसके बाद चेक सिस्टम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा, ICICI बैंक, जिसको आप क्या CSC कहते हैं ना, CSC कहते हैं ना, कंप्यूटर मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम के आधार पर जो चलता है, CSC ब्रांच जिसे कहते हैं। तो CSC ब्रांच जो शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन था, ICICI बैंक। म्यूचुअल फंड फंड वाला पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या होता है, पूछ देता है। पहला डिजिटल बैंक कौन सा है, डिजी बैंक। डिजिटल मतलब जिसका ब्रांचेस नहीं होता है, डिजिटल बैंक। तो ये क्या है, कुछ भारत में पहली पहली बार क्या होता है इनका बैंकिंग सेक्टर में क्या है शुरू हुआ, उसको भी आप लोग ध्यान दें। उसके बाद क्या है, पहला ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा हुआ आपका, ये हुआ है प्रथमा बैंक, जो मुरादाबाद में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, मुरादाबाद में खोला गया था। उसका नाम क्या है, क्षेत्रीय प्रथमा बैंक। तो प्रथमा बैंक क्या है, भारत का पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है। कहाँ पे खोला गया था, मुरादाबाद। इनका पहला ब्रांच कहाँ था। अब ये बैंकों का अब सैद्धांतिक रूप से क्या है, लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक कौन है, IDFC और बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक के साथ और एक चीज समझ लीजिएगा, बंधन बैंक क्या भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है। माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा है आपका, बंधन बैंक। बंधन बैंक देखिए होगा, माइक्रो फाइनेंस घर घर जाके क्या होता है खाता खोलता है और महिलाओं को इकट्ठा करके उनको कर्ज देता है। देखिए बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस का जो शुरुआत किया है बंगाल में, बांग्लादेश में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ था जिनको 2006 में नोबेल प्राइज मिला था, मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, मोहम्मद यूनुस। इसे क्या है, माइक्रो फाइनेंस का फादर कहा जाता है, माइक्रो फाइनेंस का जनक कहा जाता है। कहाँ से थे, बांग्लादेश के हैं। ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के, बांग्लादेश से है। और इनको 2006 में क्या है, इनको 2006 में नोबेल प्राइज दिया गया था माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। किसको दिया गया था, माइक्रो फाइनेंस पर इनको 2006 में क्या दिया गया था, 2006 में इनको नोबेल दिया गया, नोबेल।
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइक्रो फाइनेंस होता क्या पहले समझ लीजिए। मतलब इनमें छोटे छोटे क्या होता है, कर्ज दी जाती है, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1500 इस तरह का दिया जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ जो छोटे उद्योग धंधे में लगे हुए या छोटा व्यापारी जो होता है या जो रेरी लगाने वाले होते हैं पटरी पे, उनको दिया जाता है। देखिए यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस थे, सबसे पहले ये क्या था, सब्जी वाले या बांग्लादेश में बहुत सारे मछली पकाने वाले बहुत लोग मिल जाते थे, जो मछली पकाते थे, बेचते थे मार्केट में। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, जैसे फूल बेचने वाले, मछली बेचने वाले और भी सब्जी बेचने वाले, जो ये लोग रोज जो लगाते हैं ये दुकान ठेले वगैरह, इनको कोई पैसा देने वाले नहीं थे, क्योंकि ये कोई स्थायी होते नहीं और उनमें गरीब होते थे, तो इनको कोई ना साहूकार पैसे देते थे ना तो बैंक वाले पैसे देते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या था, जैसे मान लेते कि एक मछली बेचने वाले वाले जो व्यक्ति है उनको 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया कि आप मछली लाइए और उसको बेचिए, शाम को क्या है उसमें से आपका मुनाफा लेके बाकी पैसा को दे दीजिए। तो जिससे क्या देखिए उस व्यक्ति को क्या है, एक रोजगार मिल गया है और इनको भी क्या था, कुछ परसेंटेज में क्या होता फायदा भी होने लगे। तो सबसे पहले ये विश्वास किया गया है। और देखिए एक बात समझ लीजिएगा, जो जितने ज्यादा गरीब लोग होते हैं वो लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं अपेक्षा जो उद्योगपति होते हैं। उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा पैसे क्या था, बैंक को देते ही नहीं है, जैसे आप लोग जानते हैं विजय मल्ला कितने भाग गए हैं। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, विदेश में भागने का उनका कोई चांस नहीं होता, और रहेंगे तो यही पे। आप लोग ने देखा होगा कि किसान अपने जमीन गिरवी रख के अगर लोन ले रहे तो जमीन जमीन के हाथ तुरंत उसको लाल झंडा लगा देते अगर पैसा नहीं देते हैं। किसी उद्योगपति का ऐसे देखे नाम घर के आगे चिपका देता है कि इन्होंने लोन से पैसा लोन लिया और पैसे नहीं दिए। किसी उद्योगपति के नाम, घर के नाम के आगे आपने कभी ऐसे बैनर लगे हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। उनमें बहुत सारे कारण है, वो एक कारण नहीं है। तो क्या था, ऐसी वाली बात है, हर जगह ये चलते रहते हैं, तो समझ लीजिएगा। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होता है, छोटे लोग मतलब छोटे व्यापार करने वाले या छोटे रेडी वाले जो लोग हैं उनको विश्वास करके उनको पैसा देना। और जैसे मंदिरों के सामने फूल बेचने वाले जो लोग हैं, उनको क्या है, वो जो फूल लाते हैं और रोज बेचना पड़ता है। अब उनके पास अगर उनको अगर 500 1000 रुपए उनको दे दिया जाए तो उससे और फूल ला के उनको कमा के अगर वो दे दे, तो देखिए उनको एक रोजगार भी मिल जाता है, बेरोजगार होकर घूमेगा नहीं। देखिए जितना ज्यादा बेरोजगार उतना ज्यादा अपराध होगा। एक बात समझ लीजिएगा, जितना ज्यादा बेरोजगारी जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में क्या होगा, अपराध। आप लोग देखते हैं बिहार यूपी में कितना ज्यादा क्यों है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, गुंडागर्दी क्यों है, क्योंकि बेरोजगार है तो ऐसे होगा। बेरोजगारी जहाँ ज्यादा होगा वहां पे लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। और उससे क्या होता है, केवल गरीब नहीं मरेंगे, अमीर भी मरेंगे, क्योंकि जब लोगों के खाने का कुछ नहीं मिलेगा तो किसी को भी मार सकता है, 5-10 हजार रुपए में किसी को भी मार सकता है। चलिए वो अलग बात है। अब देखिए भारत में मर्चेंट बैंक शुरू करने वाला पहला जो बैंक है वो है ग्राइंड लेज बैंक। कौन सा बैंक? ग्राइंड लेज बैंक। ब्लैक चेन तकनीक शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक। ये एक नया तकनीक है ब्लैक चेन। आप लोग आजकल अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल जो हम लोग व्यापार करते हैं ना, तो ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति और डी व्यक्ति, माने 4 व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो अगर मैंने या ए व्यक्ति ने अगर बी को कोई चेक दिया होगा, कितने रुपए का दिया है, कब दिया है, मालूम नहीं चलेगा, सी और डी को मालूम नहीं चलेगा। तो देखिए क्या होगा, अगर मान ले इन दोनों में कोई गुप्त करके क्या होगा, कोई उल्टा धंधा कर दिया और इन दोनों को बताया नहीं, तो फिर क्या होगा, व्यापार में विश्वास की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। ब्लॉक चेन में क्या होता है कि अगर मान लेते इन चारों के बीच में क्या है, आपस में कनेक्शन होगा। अगर ए अगर बी को कोई चेक देता है या कोई भी चीज देता है या लेता है फाइनेंस के माध्यम से, तो डी और सी को मालूम चल जाएगा कि कितना रुपए का लेन देन हुआ, क्या हुआ। तो मार्केट में क्या होगा, एक स्थिरता बना रहेगा। नहीं तो ये लोग क्या है, पहले चुपके से व्यापार कर लेते, इन दोनों को जनाते मतलब बताते नहीं थे, तो फिर क्या था, मार्केट में उतर चढ़ाव बहुत ज्यादा होगा। इसको कहते हैं ब्लैक चेन। तो ब्लैक चेन के माध्यम से आजकल क्या है, मार्केट में स्थिरता आने लगी है। स्थिरता मतलब क्या, स्टेबिलिटी आने लगी। नहीं तो पहले क्या था, कोई क्या कर रहे मालूम नहीं चलता। बैंकिंग सेवा में रोबोट शुरू करने वाला पहला बैंक क्या है जी? रोबोट शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, सबसे पहले जो रोबोट शुरू किया था उसका नाम था लक्ष्मी।
ये तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट अगर आपसे पूछा जाए उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। पहला बैंकिंग रोबोट। जो देखिए बैंकिंग रोबोट का मतलब होता है जो आजकल आप लोग बैंक जाते हैं तो उसमें जो पासबुक में जो चलाते रहते हैं ना, ये भी क्या एक रोबोटिंग सिस्टम है। तो इस तरह का जो चीज है इसको रोबोटिंग कहा जाता है। या जैसे आजकल चेक जैसे हो गया, अगर आप लोग अगर चेक सब करते हैं, आजकल चेक अगर डालते हैं ना तो चेक पहले क्या था, मैनुअल होता था। आजकल कोई मैनुअल की कोई मतलब नहीं है। आप अपने चेक मशीन में डालिए, उसमें डेट वगैरह अमाउंट वगैरह डाल दीजिए तो वो क्या ऑटोमेटिक क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो इसको कहते हैं रोबोटिक सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रोबोटिक सिस्टम कहते हैं। तो एचडीएफसी बैंक क्या है? भारत का पहला बैंक है जिसमें क्या है रोबोटिक सिस्टम लगाया था। और देखिए एचडीएफसी बैंक क्या है? भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। जो प्राइवेट बैंक में क्या है सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? आपका एचडीएफसी बैंक। ये भी जान लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या बैंक के प्रकार देख लेते थोड़ा सा, उसके बाद हम आरबीआई में पढ़ेंगे। ठीक है, बैंक के अगर प्रकार में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा, ये मान लेते हैं बैंक है। अब देखिए सबसे पहला जो बैंक होता है उसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक कहते हैं? केंद्रीय बैंक, या इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। दूसरा जो बैंक आता है उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक, समझो। और जो तीसरा बैंक होता है उसे कहते हैं विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक है। कौन सा बैंक कहते हैं? डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो वाणिज्य बैंक है ना, इसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें पहला आता है राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसको कहते हैं नेशनलाइज बैंक कहते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक। उसके बाद आता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद आता है सहकारी बैंक। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। उसके बाद आता है निजी बैंक, उसको प्राइवेट बैंक कहते हैं। निजी बैंक। निजी बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, एक देशी निजी बैंक होता है और एक विदेशी निजी बैंक होता है। देखिए निजी बैंक क्या होता है? दो तरह के होते हैं। एक देशी निजी बैंक होता है, जैसे आईसीआईसी बैंक क्या है? देशी निजी बैंक है। एसएससी बैंक कौन सा होगा? ये विदेशी निजी बैंक होगा। तो देखिए बैंक कितने प्रकार के होते हैं? मेनली तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से कौन है? एक केंद्रीय बैंक होता है, एक वाणिज्यिक बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक में एक राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, सहकारी बैंक होता है, निजी बैंक होता है जिसमें देशी और विदेशी। और विकास बैंक में मेनली दो तरह के होते हैं। विकास बैंक में एक आपने नाम सुना होगा, नाबार्ड। नाबार्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिडबी का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद आपने एक्सिम बैंक का नाम सुना होगा। एक्सिम, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहा जाता है। तो ये जो बैंक होता है ना इसको विकास बैंक कहते हैं। इसको क्या डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो बैंक क्या होता है? मुख्यतः तीन होते हैं। एक होता है केंद्रीय बैंक, दूसरा होता है वाणिज्य बैंक, तीसरा होता है विकास बैंक। वाणिज्य बैंक क्या होता है? अलग अलग भाग होते हैं उसको। उसको कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, सहकारी बैंक कहते हैं, निजी बैंक कहते हैं। निजी बैंक भी क्या होता है? दो तरह के होते हैं, एक देशी बैंक, देशी निजी बैंक होता है और एक विदेशी निजी बैंक। ये आप लोग सब जानते हैं, सब आपके शहरों में है। गांव शहरों में जो भी देखते हैं सब ये सारे बैंक आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी क्या होता है? इनके साथ साथ क्या होता है? और भी बैंक होते हैं जो आजकल ग्रामीण बैंक हो गया, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को क्या है उत्तराखंड में क्या कर दिया? ग्रामीण बैंक कर दिया। उत्तराखंड में 2005 में क्या है ग्रामीण बैंक का जो नया कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है